अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के सेशन में दो चीज़ों पे आपको आगाही देनी है, दो सवालात के जवाब आपको देने हैं। नंबर वन, जानवर को इंसेमिनेशन करवाने के बाद कौन सी खुराक है जो आप नहीं दे सकते। आज तक हमने आपको ये तो बताया कि जी वंडा देना है, वो आपने बंद नहीं करना, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने क्या नहीं देना। कौन सी ऐसी चीज़ है जो अगर आप जानवर को इंसेमिनेशन या टीका रखवाने के बाद देते हैं तो उससे आपके जानवर के ठहरने के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। सवाल एक का ये जवाब देंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल इसका जवाब देंगे कि जानवर को टीका रखवाने के बाद कितनी देर खड़ा रखा जा सकता है और उसका क्या फायदा होगा। इस दो सवालात के बेसिक सवालात के जवाब आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे। सबसे पहले आने सवाल नंबर एक। जानवर को जी आपने टीका रखवा लिया, तीन चीजें ऐसी हैं जिसकी सख्त ममानियत है, जो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि भाई ये तीन काम जो है आपने टीका रखवाने के बाद कतई तौर पे नहीं करने। आज भी अगर डाटा उठा के देखें तो पाकिस्तान की शायद 40 से 50% आवाम ऐसी है जो आज भी अपने जानवरों को बनोले की खल और टुकड़े खिला रही है। तो सबसे पहले नंबर पे गुजारिश ये है, अगर आप अपने जानवर की खुराक में बनोले की खल या टुकड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं तो खुदारा इंसेमिनेशन करवाने के बाद इनका इस्तेमाल तर्क कर दें, बंद कर दें, बैन कर दें, फार्म पे इसका पाबंदी कर दें। और ये सिर्फ इंसेमिनेशन के बाद ही नहीं है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा हमेशा के लिए इन चीज़ों से जान छुड़वा लें। इनके मुतबादल क्या है? आपके पास मकई का दाना, बेहतरीन मुतबादल। आजकल लोगों के पास, फार्मर्स के पास बहुत ज़्यादा तादाद में गंदम पड़ी है। बहुत सारे फार्मर्स ने मेरे से वनडे का फार्मूला सेट करवाया और ये कह के सेट करवाया जी कि हमें इसमें गंदम का इस्तेमाल कर दें। हमारे पास चोकर मौजूद है पाकिस्तान में बेहतरीन, हमारे पास सरसों की खल मौजूद है जिसको कोड़ी खल कहते हैं बेहतरीन, हमारे पास सरसों की मील अवेलेबल है, हमारे पास कैनोला मील अवेलेबल है। हम इन साफ सुथरी चीज़ों के साथ अपने जानवरों की खुराक बना सकते हैं। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि ना तो आपने बनोले की खल इस्तेमाल करनी है। अगर आप अपने जानवर को बनोले की खल दे रहे हो तो टीका रखवाने के बाद बनोले की खल का जो इस्तेमाल है ये तर्क कर दें, बंद कर दें, इस पर बैन लगा दें। और दूसरे नंबर पे अगर आप अपने जानवरों को टुकड़े दे रहे हैं, रोटी के खुश्क पीसेस दे रहे हैं, तो वो भी देना बंद कर दें। एक और चीज यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपके पास रोटी के टुकड़े साफ सुथरे हैं और वो इतने साफ सुथरे हैं कि आप उनको पानी में भिगो के खुद खा सकते हैं, तो वो आपके जानवर के भी खाने के लायक है, वो भी खा सकता है। कुछ लोग सवाल करते हैं जी कि हम बेकरी का वेस्ट हमें मिलता है, क्या हम जानवरों को खिला सकते हैं? तो मेरा सवाल का जवाब फिर भी वहां पर यही होता है कि अगर आप खा सकते हैं तो जानवर भी खा सकता है, अगर आप नहीं खा सकते तो जानवर भी उसको नहीं खाएगा। तो सबसे पहले जो टॉक्सिन वाली खुराक है वो आपने अपने जानवर की फौरी तौर पे बंद कर देनी है, नंबर वन। नंबर टू, आपने कोई सा ऐसा वंडा जिसमें यूरिया की मिकदार जरूरत से ज्यादा हो, आपने उस वंडे का इस्तेमाल तर्क कर देना है। इस वक्त मेरा ख्याल ये है कि तकरीबन बहुत सारे ब्रांड्स हैं, इनकी जो फार्मूलेशंस हैं उसका बुनियादी हिस्सा है यूरिया। मैं कुछ लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, मैं उनकी फार्मूलेशन में यूरिया शामिल कर देता हूं, लेकिन यूरिया शामिल करने के लिए भी एक लिमिट है, एक हद है जो डेयरी एनिमल के लिए तय की गई है। अगर वो हद आप अबूर करते हैं तो फिर जानवर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब पता कैसे चलेगा कि जी हद अबूर हुई है या नहीं? उसका मैं आपको एक आसान सा टेस्ट बता देता हूँ। आप जो कोई खुराक भी जानवर को दे रहे हैं, वो आप वंडा मार्केट से लेके दे रहे हैं, आप साइलेज डाल रहे हैं, आप तूड़ी डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, आपने जानवर का ब्लड सैंपल लेना है। ब्लड सैंपल लेके आप किसी भी इंसानों वाली लेबोरेटरी में जाएं और उनसे बोलें कि जी हमें इस सैंपल का ब्लड यूरिया नाइट्रोजन चेक कर दें। इसको बन कहते हैं, BUN, बन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। एक दिन के अंदर अंदर आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट के अंदर
अगर आपकी रिपोर्ट आती है 7 से उसकी वैल्यू कम आती है, रिपोर्ट आपकी 6 आ गई, 4 आ गई, 2 आ गई, तो समझे आपके जानवर की प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी जो जरूरत है वो आप पूरी नहीं कर रहे, इससे भी जानवर ठहरने में मसला आएगा। अगर आपकी वैल्यू 19 से ऊपर आती है, 20 आ गई जी, 21 आ गई, 22 आ गई, तो समझे कि आपके जानवर को या प्रोटीन जरूरत से ज्यादा मिल रही है या फिर उसके वनडे में यूरिया का इस्तेमाल ज्यादा है। अगर आपकी वैल्यू 19 से ऊपर आ जाती है तो आपको अपने फार्मूलेशन को रिकंसिडर करना है। अगर आप फार्मूलेशन खुद नहीं बना रहे, मार्केट से ले रहे हैं, तो जिस ब्रांड के भी आप फार्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस ब्रांड के नुमाइंदों से रब्ता करें, उनसे गुजारिश करें कि हमारे जानवरों की ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की जो वैल्यू है वो 19 से ऊपर जा रही है, तो इसलिए हमारे जो फार्मूलेशन है उसमें थोड़ी सी नजरसानी करें ताकि हमारे जानवर जो है आगे उनके ठहरने में मसाइल ना आए, वो रिपीटर ना बने, उनके लिए आसानी वाला मामला हो जाए। तो ये आपको बता रहा हूँ कि ये खुराक जो जिसमें यूरिया ज्यादा हो वो भी आपने बंद कर देनी है। ये उसके लिए मैंने आपको टेस्ट बता दिया। दूसरा, बनोले की खल मैंने आपको बताया बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। तीसरा, मैंने आपको बताया कि रोटी का इस्तेमाल जो है वो भी आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर उसमें फंगस लगी है, उल्ली लगी हुई है, तो ऐसी खुराक को बंद कर देना ही बेहतर है। अब आप में से कई सारे लोग ये पूछेंगे, डॉक्टर साहब अगर हम उसको रोटी बंद कर देंगे या बनोले की खल बंद कर देंगे तो फिर हमारे पास दूध कहाँ से आएगा? ठीक है, देखिए भाई, इसीलिए मैं बार बार गुजारिश करता हूँ, आपके पास इंतजार ना करें कि जानवर हीट में आएगा हम उसको टीका रखवाएंगे। आप आज ही अपने फार्म की जो न्यूट्रिशन है, जो फार्मूलेशन है, उस पर नजरसानी करें, जानवर को साफ सुथरी खुराक दें। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। ये जो टॉक्सिन है ना जी, एफ्लोटॉक्सिन, जो खल में बहुत ज्यादा, बनोले की खल में, जो रोटी के खराब टुकड़ों में भी आ सकती है, ये जो जानवर खाता है ना जी, तो इसके जो असरात हैं एफ्लोटॉक्सिन के, ये दूध के अंदर आते हैं। इसको हम कहते हैं एफ्लोटॉक्सिन M1, एफ्लोटॉक्सिन M2। जब ये दूध के अंदर आते हैं ना जी, तो ये दूध इंसान पीते हैं, जाहिर बात है आपके घरों में भी जाता है। तो ये जो दूध है ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत है, और इससे आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, और ये कार्सिनोजेनिक भी है। कार्सिनोजेनिक कहते हैं ऐसी चीजें जो आपके जिस्म में कैंसर का जरिया बन सकती हैं, उनको कार्सिनोजेनिक कहते हैं। इसलिए खुदारा इसका इस्तेमाल तर्क कर दें, इसका इस्तेमाल ना किया करें। मैं पंजाब की हद तक तो आपको बता सकता हूं कि हमने अपने पास जितने भी सैंपल टेस्ट करवाए बनोले की खल के, उसमें बहुत ज्यादा हमें टॉक्सिन देखने को मिलता है। हमारे कुछ दोस्त हैं बलूचिस्तान से और कुछ दोस्त हैं अफगानिस्तान से, उन्होंने मुझसे बारहा मुझे ये बताया कि हमारे इलाके में जो बनोले की खल है जी बहुत साफ सुथरी और अच्छी क्वालिटी की मिलती है। तो मैंने उनको कई दफा रिक्वेस्ट की है कि आप इसका लेबोरेटरी में टेस्ट करवा लें। अगर इसमें टेस्ट में एफ्लोटॉक्सिन की मिकदार 20 से नीचे आती है तो आप जानवर को बनोला खिला सकते हैं। दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, दुनिया में बनोला खिलाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे ही कपास को उतारा जाता है, कपास को उतारने तक जो आगे प्रोसेसिंग के जो जरिए हैं, जो प्रोसेसिंग के जो स्टेप्स हैं, उसमें घोल हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो बनोले की खल आती है उसमें कई किस्म के साइड इफेक्ट्स, एफ्लोटॉक्सिन और स्प्रे के असरात जो है हमें देखने को मिलते हैं। मैं ये इस्तेमाल कर चुका हूँ 2014 में। एक सादकाबाद से 2 गाड़ियां हमारे पास आई थी, बड़े शौक से मैंने 1 महीना 1-1 किलो डाला, और फिर तबाही मच गई फार्म पे। बच्चों को डायरिया कंट्रोल नहीं होता था, गायों ने बच्चे फेंकने शुरू कर दिए। फाइनली फिर मैंने जनाब उसको बंद किया, और आपको हैरानगी की बात बताता हूँ, 600 बैग मंगवाया था जनाब, 600 बैग में से हार्डली 100 बैग इस्तेमाल हुआ, पीछे 500 बैग बच गया। मैं सलूट पेश करता हूँ उस फार्म ओनर को, उसने हमें रोका नहीं कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो। मैंने 500 बैग जो था सर्दी के महीनों में वो सारा का सारा नीचे रख के आग लगा के हम हाथ सेकते रहे, क्योंकि वो इतना नुकसान हमारा कर रहा था। तो हमने उसको ऐसे, हम किसी और को भी देते तो किसी का नुकसान होता, हम कंपनी को वापस भेजते तो कंपनी तो वापस ऐसे नहीं लेती ना। तो हमने उसका इस्तेमाल ऐसे जो है खत्म करके उसको जला जरू के हाथ सेक सूखे गुजार दिया। तो अगर आपको लगता है कि आपकी ये खल बहुत आला क्वालिटी की है तो ये आप लाजमी उसका टेस्ट करवा लें, और कोशिश करें कि खुराक कोई सी भी इस्तेमाल करें उसमें टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपकी खुराक पड़ी पड़ी को एफ्लोटॉक्सिन का इशू आ गया है तो आपके जानवर पे रिपीटिंग की और बाकी मसाइल ना आए। अब है मेरे सवाल नंबर 2 का जवाब। सवाल नंबर 2 ये है कि जानवर को इंसेमिनेट करवा दिया जी, इसको कितनी देर खड़ा रखना है? साइंस कहती है कि खड़ा रखने की जरूरत नहीं है।
अगर आपने टीका रखवाया, टीका रखवाने के बाद जानवर का जो टीका है वो बच्चेदानी के अंदर जाके रखा जाता है। इसी तरह अगर आपने वच्छे से गाय लगवाई है तो वच्छा जो है करोड़ों की तादाद में स्पर्म्स को अंदर भेजता है। याद रखिएगा, आप चाहे टीका रखवा लें, आप चाहे वच्छे से लगवा लें, गाय को 3, 4, 5 घंटे खड़ा भी कर लें, उसके बाद भी अगर वो बैठेगा तो जानवर के पीछे से कुछ ना कुछ स्पर्म्स जो हैं वो बाहर निकलेंगे। इसको रेट्रोग्रेड लॉस कहते हैं, ये नॉर्मल है। इसलिए जानवर को खड़े रखने की कतई तौर पे जरूरत नहीं है। हाँ, मैं कई दफा जानवर को इंसेमिनेशन करवाने के बाद सजा के तौर पे खड़ा कर देता हूँ। तो इस जानवर को क्यों खड़ा करता हूँ? बहुत सारे जानवर ऐसे हैं आपके फार्म्स पे होंगे, आप देखेंगे वो रिपीट कर जाते हैं। अगर कोई आपके फार्म पे ऐसा जानवर है जो रिपीट कर रहा है, बार बार आप उसको इंसेमिनेट करवाते हो, बच्चे से लगवाते हो या जोटे से आप भैंस को लगवाते हो, नहीं ठहर रही, तो आपने क्या करना है, आपने जानवर को शॉर्ट टर्म स्ट्रेस देनी है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस कहते हैं कि जानवर को हल्की फुल्की थोड़ी मुद्दत की परेशानी दे दें। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में हम क्या करते हैं कि जानवर को हम बिल्कुल टाइट करके बांध देते हैं किसी पाइप के साथ, उसका मुंह ऊंचा करके कि जानवर जो है वो बैठ ना सके अगले 8-10 घंटे। इसका कतई तौर पे ये मकसद नहीं होता नहीं कि शायद स्पर्म्स पीछे से निकल जाएंगे तो मैंने जानवर को बांध दिया, नहीं, इस मकसद के लिए नहीं। हमारा मकसद जानवर को बांधने का सिर्फ ये होता है कि जानवर को स्ट्रेस दिया जाए, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस दिया जाए। इससे ओवुलेशन या अंडे का इखराज जो है ओवरी से टाइम पर हो जाता है और जानवर के ठहरने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आपके फार्म पे कोई जानवर ऐसा मौजूद है जो ठहरने में प्रॉब्लम कर रहा है, वहां पे आप ये स्टेप आजमा सकते हैं, लेकिन हर जानवर को बैठने ना देना। मैंने तो ऐसा फार्मर भी देखा है, एक जानवर को टीका रखवाया, टीका रखवाने के बाद जानवर यूरिनेट करने लगा, पेशाब करने लगा, उसने उसकी कमर को दबा दिया ऊपर से। मैं क्या कर रहे हो? वो डॉक्टर साहब टीका बाहर कर देगी। ओ भाई, टीका ऐसे बाहर नहीं निकलता, ये गलत है, इसको ज़हन से निकाल दें। और लोग परेशान हो जाते हैं नहीं कि जानवर को लगवाया हमने और जानवर बैठा पीछे से नहीं गदला पानी फेंक रहा। ओ भाई, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। जब टीका रखवाओगे ना, टीका रखवाने के बाद अगर अगले 1 से 2 दिन में जानवर को गदला पानी फेंकता है तो ये इसकी बच्चेदानी की इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन अगर आप जानवर को वच्छे से लगवा रहे हो, उसके बाद वो गदला पानी फेंक रहा है, तो ये जो सीमन और जो जानवर की तारें मिक्स होकर बाहर आ रही हैं, आपको लगता है गदला पानी फेंक रहा है। इसलिए इससे परेशान ना हुआ करें। अगर कोई जानवर रिपीट कर रहा है बार बार तो उसको आप शॉर्ट टर्म स्ट्रेस के लिए ये तजर्बा कर सकते हैं, लेकिन हर जानवर को बैठने से रोकना, मना करना गलत है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि 2 सवालात के जो बेसिक सवालात हैं आपको जवाब मिल गया होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व